हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड धड़ल्ले से एग्जाम में पूछ रही है और इस बार 2025 में इसके पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये हमारा साइंस का दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम बार बार पूछने वाले 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और निश्चित तौर पे आप इस बात से संतुष्ट रहिए कि जो चीजें हम यहाँ कराएंगे वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो जानकारियां मैं आपको दे दूं कि हम जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे और 2025 में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। साथ ही साथ अगर आप इसके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9835146164 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल नहीं करना आपको, ठीक है। 9835146164 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलिएगा तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न दिए गए, बोला गया है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, ठीक है। या फिर दूसरा इस तरह से पूछा जाता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब और क्यों होता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये देखो ये प्रश्न पूछा कितने बार गया है, 2011, 12, 16, 22, यानी कि 4 बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना। आइए देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। आंसर इस तरह से दिया गया, जब विद्युन्मय तार, धनात्मक तार तथा उदासीन तार, देखो विद्युन्मय तार को ही हम लोग बोलते हैं धनात्मक तार, ठीक है, जिसको घर तरफ बोलते हैं ठंडा गर्म, ठीक है। तो विद्युन्मय तार यानी कि धनात्मक तार, उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक तार के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब विद्युत परिपथ में अकस्मात बहुत अधिक विद्युत धारा हो जाती है और लघु पतन हो जाता है। लघु पतन को हिंदी में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट प्यारे साथियों उसको बोलते हैं जब घर में जो है क्या होता है, विद्युन्मय तार यानी कि गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अकस्मात बहुत ज्यादा बिजली बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसी को लघु पतन कहते हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं कि विद्युन्मय तार उदासीन तार के संपर्क में आने से इसमें जो है विद्युत का मात्रा बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मात्रा बढ़ जाता है, जिसे लघु पतन कहते हैं। लघु पतन क्यों होता है, तो लघु पतन होने के देखिए कारण बोला गया, जब तारों के विद्युत रोधी आवरण क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि तार जो होता है उसके जो विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो कवर लगा रहता है वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो कवर अगर नहीं लगा होगा तो तार सीधे निकल जाएगा, तो उससे जो है दूसरे तार से सटने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट। दूसरा है विद्युत उपकरण या साधित्र में दोष, कोई दोष हो। विद्युत उपकरण जो आप घरों में यूज करते हैं उसमें अगर कोई दोष है, जैसे आप बोर्ड यूज करते हैं, बोर्ड में जो है आपका कोई डिफेक्ट रहता है, कोई दोष रहता है, तो उस कारण से भी लघु पतन हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए अब कितना बार पूछा गया। समजात अंग तथा समरूप अंग क्या है। तो समजात अंग समरूप अंग क्या है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि समजात अंग तथा समरूप अंग में अंतर स्पष्ट करें। लिखा गया है ये 2009 में, 2012 में, 2018, 2019, यानी कि ये भी 4 बार पूछा गया है। 2009 के बाद 18 में, 12 में पूछा, 12 के बाद 18, 18 के बाद 19, और इस तरह से उम्मीद लगा सकते हैं कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। हालांकि झारखंड बोर्ड सिलेबस को थोड़ा सा कम किया, रिड्यूस किया है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या में जो है झारखंड बोर्ड किताब में, जैसे विद्युत मोटर आपको नहीं पढ़ना है, विद्युत जनित्र आपको नहीं पढ़ना है, तो वो जो मेन टॉपिक था वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो खत्म हो गया, इस बार नहीं पूछेगा। तो झारखंड बोर्ड जो क्वेश्चन बदलेगी वो क्वेश्चन इधर बदलेगी। मैं आपको बता दूं कि साइंस में बहुत नए नए क्वेश्चन डेली बाय डेली जनरेट होते हैं, बनते रहते हैं, तो वो हो सकता है कि आपका नए क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मिले, लेकिन पुराने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो समजात अंग समरूप अंग क्या है ये पूछ सकता है, या इसमें अंतर पूछ सकता है। देखिए लिखे हैं, समजात अंग किसको कहते हैं, अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो, यानी कि जो उसका उत्पत्ति हुआ और उसका जो संरचना है वो समान होते हैं, तथा कार्य इसके क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के जो अग्रपाद है, दोनों की उत्पत्ति एक जैसा है, संरचना भी एक जैसा है, परंतु कार्य क्या है, अलग अलग। पक्षी के पंख जो है उड़ने के लिए, जैसे मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मनुष्य की जो बाजू है यानी कि हाथ
और गाय के जो अग्रपाद है यानी कि आगे का जो पैर है, देखने में दोनों एक जैसा, संरचना एक जैसा, उत्पत्ति एक जैसा, लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण सहित आपको इसी तरह से लिखना है। अगर प्यारे साथियों आपको लिखने में दिक्कत होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको बता दूं, कोई अगर यूट्यूब वीडियो टीचर्स बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कॉपीराइट कंटेंट है। अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो आपके जो है वीडियोस, या फिर अगर आप गलत तरीके से इनका यूज करते हैं तो आपको उस पर कॉपीराइट आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, समरूप अंग बोला गया है वे अंग जो समान कार्य करते हैं, यानी कि वैसा अंग जो कार्य कैसा करते हैं, समान कार्य करते हैं, देखने में भी समान है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है। यानी कि काम तो एक जैसा करते हैं, देखने में भी एक जैसा लगते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो है अलग अलग तरीके से हुआ है, और संरचना, उसका जो आकार है वो भी भिन्न भिन्न तरीके से समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख देखने में जो है समान है, कार्य भी समान करते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति अलग जैसा है, संरचना भी क्या अलग। कीट की पक्षी का जो है ये बोल सकते हैं पंख कुछ इस तरह से रहता है छोटा सा, लेकिन ये बड़ी जो है वो हो जाती है आपका पक्षी, वो बड़ा दूसरा तरीका रहता है। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि उत्पत्ति तो और संरचना एक अलग अलग है, बाकी कार्य एक जैसा है, तो समरूप बोलते हैं। अगला हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर देखें। तीसरा प्रश्न देखिए, पहले क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। 2020 में पूछा गया, 17 में, 2023 में और मॉडल सेट 2023 में दिया गया था। बोला है जब निकट की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु दूर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखती, इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो दो तरह का दृष्टि दोष आपको पढ़ना है, एक तो निकट और एक दूर। देखिए निकट और दूर में अंतर क्या है। निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की दिखेगी, ऐसा नहीं है कि निकट का नहीं दिखेगा। जो दृष्टि दोष होगा वो वस्तु दिखेगा। निकट में निकट की तो वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। दूर में तो दूर की वस्तु दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष को पूछा कैसे दूर किया जाता है, तो इसे अवतल लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसको लेकर एक ट्रिक भी बताया, नहीं देखें तो अब वो वीडियो जाके देख लें कि निकट के लिए कैसे ट्रिक है और दूर के लिए कैसे ट्रिक है। आप आसानी से उनको याद रख पाएंगे किस लेंस का प्रयोग कैसे होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 3 गुणों को लिखिए। 2014, 2017, 2022 और मॉडल सेट 2022 में भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबक होता है उसके जो क्षेत्र की जो रेखाएं निकलती है उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो उनके बारे में बता रखा है। तो चलो देखते हैं। बोल रखा पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण निम्नलिखित है। पहला गुण बोल रहा है कि ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी कि चुंबक की जो रेखाएं निकलती है वो बंद होती है, ऐसा नहीं है कि ये खुला होता है। यहां से अगर शुरू हुई तो आके इस जगह पे मिलेगी, तो यानी कि बंद वक्र होगा। ऐसा नहीं कि एगो इधर चल गया, ये इधर चल गया, तो इधर भी जाता है तो ये आके वापस मिलता है, तो ये बंद वक्र होगा। ठीक है, दूसरा बोल रखा है कि यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है, जहां पर वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यानी कि जिस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट होगी, यानी कि इस चुंबक का रेखा और इसमें जो है प्रबल ज्यादा होगा और इसमें दूर होगा। ठीक है, तो निकट में जो है प्रबलता ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और दूर में जो है प्रबलता कम होगी। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वो बता रखा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसमें सिर्फ पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको कहते हैं, इनके 3 गुणों को लिखें। अगला देखिए, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें, यानी पर्यावरण के लिए जो अच्छा है उनको लिखिए। 2022 में पूछा गया, 2011 में और मॉडल सेट 2022 में दे रखा था। बोला गया है जल स्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो जल के जो स्रोत है उनका संरक्षण करना चाहिए, कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए, हवा को साफ रखने में मदद करना चाहिए। आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कम से कम जल का प्रयोग करें। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, हवा को कैसे साफ रखा जा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा के लिए हम लोगों को लकड़ी की जगह एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए गाड़ी की जगह साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे जो है हवा को साफ रख सकते हैं। भूमि एवं वन्य जीव की रक्षा करना, भूमि का संरक्षण कैसे करना है कि भूमि के कटाव को रोकना है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये 3 मार्क्स में पूछा गया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि मानव में
बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि बच्चा जो पैदा होगा वो नर होगा, पुरुष होगा कि मादा होगा यानी कि महिला होगा, उसका निर्धारण कैसे होता है उनके बारे में पूछा गया। आसानी से समझिएगा, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बोला गया है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, थोड़ा सा मार्कर को छोटा कर लेते हैं। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण जो बोला गया, मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र, नर मतलब होता है पुरुष जी, ध्यान रखिएगा, नर में XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है, यानी कि मादा के पास सिर्फ क्या होता है, X गुणसूत्र और X, दो ही गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के पास X और Y गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मादा के पास जो है वो Y गुणसूत्र नहीं होते। ये लिख रखा है। आगे देखो बोला गया है जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है, नर और मादा के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है, तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती। यानी कि महिला जो है, मादा जो है, नर यानी कि पुरुष शिशु को जन्म देने में किसी भी तरह से वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। नर अगर संतान होगा तो उसके लिए XY गुणसूत्र होना चाहिए, और मादा के लिए, मादा के पास तो सिर्फ और सिर्फ X और X गुणसूत्र है। तो निषेचन की क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX का जोड़ा बनता है, अतः संतान क्या होगी, लड़की होगी। यानी कि मैं इसको अगर डिटेल थोड़ा सा फिगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके एक फिगर के माध्यम से बताऊं तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों मादा, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, ये मादा हो गया, मादा के पास दो गुणसूत्र XX, ये हो गया नर, नर के पास दो गुणसूत्र X और Y। देखो जब इन दोनों का संलयन होगा निषेचन क्रिया के दौरान, तो मादा का X गुणसूत्र अगर लिया जाता है, और ये मादा का तो X ही लिया गया, अगर इसका X गुणसूत्र आ जाता है नर का, तो X और Y मिला, X और X मिला, देखो इससे भी X आ गया, इससे भी X, तो बनेगा कौन, XX, और XX बनने से फिर से क्या पैदा होगी, मादा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका X गुणसूत्र ही लिया गया, क्योंकि इसमें तो XX है, X ही गुणसूत्र होगा, इसका अगर X गुणसूत्र और इसका अगर Y गुणसूत्र ले ले तो बनेगा क्या, XY, और XY बनने से कौन सा संतान पैदा होगा, नर संतान पैदा होगा। तो इसको आपको कर लेना, एक फिगर भी इसी तरह से बना देना। मैं दोबारा फिगर बता दूं, यहाँ पे आपको लिखना नर, जिधर भी लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेना मादा, मादा में XX और इसमें XY, 5 नंबर तुरंत मिलेगा, इसको बनाइएगा। यहाँ से X ही ले आएगा और यहाँ से भी अगर X ले लेता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे गोल करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर X लिया, यहाँ भी X, तो क्या बना, X और X, तो इस तरह लिख दीजिएगा, क्या बना, मादा, ठीक है। यहाँ पे लिया Y गुणसूत्र और यहाँ से तो X लिया आएगा, तो इसलिए इसको हमने दोनों को घेर दिया, तो यहाँ से बना X और Y, और XY यानी कि नर। तो इस तरह से एक फिगर बना दीजिएगा, बहुत अच्छा फिगर है और आसानी से इसको बना भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल गया कैसा क्या होगा, इससे लड़के का जन्म होगा XY से। अगला है ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। पहले आप देख लो पूछा कितनी बार गया, 2010, 15, 17, 19, 22, 24, मॉडल सेट 2022, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार पूछ रखा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं आपको बता दूं इस बार इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़े सवाल ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और बड़े सवाल जो पूछे जाते थे 5 मार्क्स में, विद्युत मोटर और विद्युत जनित, उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसके स्थान पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ओम का नियम पूछेगा और इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए पूछेगा। तो मैं आपको बोलता हूं कि जो क्वेश्चन कराना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप रट जाइए, घोल के, जैसे कहते हैं ना, पी जाइए, तो इनको घोल के पी जाना, ठीक है। तो बोला गया ओम का नियम लिखिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। देखो पहले नियम लिखता है कि ओम का नियम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच समानुपात होता है। यानी कि कह रहा है कि कोई चालक, चालक यानी कि तार हो गया, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसके क्या होती है, समानुपात होती है। तो यहाँ पे समझिए जरा सा, आई कहते हैं, आई मतलब होता है धारा, वो समानुपात, इसको चिन्ह देते हैं, ये वाला दीजिएगा, आई समानुपात किसके, भी का, या फिर इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं, भी किसके समानुपात है, तो आई का, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे देखो तो ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन, इसको बोलते हैं समानुपात, भी समानुपात आई लिख सकते हैं, या फिर आई समानुपात भी। इसका कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, इसका कहने का मतलब अगर हम लोग किसी भी परिपथ में,
किसी भी चालक में अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग वोल्टेज को कम कर देंगे तो धारा भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी के उल्टा अगर धारा को हम लोग बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, धारा को हम लोग कम कर देंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। तो वो बता रखा है। तो वही बोल रहा है कि ओम का नियम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर यानी कि वोल्टेज एवं उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के बीच समानुपात होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम इसे ओम ने प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया था। ओम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके ओम ने जो है सत्यापन किया था। आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे ओम से दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह है प्यारे साथियों, इसे ओम द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह है ओम का चिन्ह है, ये वाला। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, तो ये ओम का चिन्ह है। अर्थात यहाँ लिख दिए जो हमने आपको बात बताया। प्रायोगिक सत्यापन के बारे में बताया गया, बोला है प्रायोगिक सत्यापन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक बैटरी चाहिए, दाब कुंजी, स्थिर प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध तथा आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये आमीटर है, ये प्रतिरोध तार है, ये बैटरी है और ये धारा नियंत्रक। इनको सबको किस में जोड़ दिए हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और वोल्टेज को जो है ऊपर लटका दिए। देखो इस तरह से। आगे यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों, आगे देखो क्या लिखना है। अब दाब कुंजी दबाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। दाब कुंजी यानी कि कुंजी को हम लोग समझिए यहाँ पे क्या होता है, स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, कुंजी को दबाया यानी कि स्विच को दबाया, परिपथ में क्या हो गया, लाइन गया, तथा आमीटर एवं वोल्ट मीटर का पठन नोट कर लेते हैं। आमीटर में देखें कि हम लोग अगर 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना जो है वोल्टेज दे रहा है। फिर हमने धारा को बढ़ाया 20 कर दिया, फिर कितना वोल्टेज दिया, उस पठन को यानी कि उसको जो है देख के लिख लेना है। ठीक है, लिखना आपको नहीं है, सिर्फ बोलना है इस तरह से। परिवर्तन प्रतिरोध के स्लाइडर को खिसकाकर अलग अलग प्रतिरोध पर आमीटर एवं वोल्ट मीटर के कई पठन लिए जाते हैं। यानी कि एक बार यहाँ पे देखा गया इतना विद्युत धारा लिया गया तो इतना हुआ। देखो यहाँ पे बोला गया कि विद्युत धारा मान लो 5 यूनिट लिए तो एम्पियर इतना हुआ, ये वोल्टेज इतना हुआ। अगर इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़ा, इसको बढ़ाएं तो ये भी बढ़ा। तो इस तरह से फिगर आपको बनाना है। ठीक है, 2 फिगर आपको बनाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो ये वाला आसान है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, लाइन ऐसे दे दीजिए, एक तरफ एम्पियर लिख दीजिए और एक तरफ विभवांतर लिख दीजिए। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है इस आंकड़े से विश्लेषण का पता चलता है कि परिपथ में जब आमीटर अर्थात धारा का मान बढ़ता है तो वोल्ट मीटर अर्थात विभवांतर का मान बढ़ता है। जब हम लोग उसमें परिपथ में धारा को बढ़ा दिए तो वोल्टेज का भी मान क्या होगा, बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब धारा का मान घटने पर विभवांतर भी घटता है। धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यह प्रदर्शित करता है कि धारा एवं विभवांतर के बीच सीधा अनुपात होता है। यानी कि धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा। ये फिगर को आपको जरूर बनाइए, ये दोनों को। ये 5 मार्क्स में इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आपको एक भी चीज़ ऐसा नहीं छोड़ना है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए अब 8वां नंबर सवाल देखते हैं। इसके बाद 2 सवाल है, 10 सवाल हमने इस वीडियो में लिया जैसा कि आपको पहले बताया। बोला है चित्र का निरीक्षण कीजिए, यानी कि इस चित्र को देखिए जो आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है और बताना है। ये 2009, 19 और 23 में पूछा गया। सुनिए जरा सा, चित्र से एक सवाल रहेगा ही रहेगा, इस बात से निश्चित रहिए। कौन सा सवाल रहेगा, 2-3 वीडियो में हम 2-3 चित्र करा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो बोला चित्र का निरीक्षण कीजिए, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2009 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चित्र क्या दर्शाता है ये पूछा गया। चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय दीजिए। देखो तो इस तरह का चित्र एक पूछेगा, जो चित्र होगा वो हम आपको करा देंगे। तो पूछा गया क्वेश्चन कि चित्र को देखना और बताना चित्र क्या दर्शाता है, ये चित्र किसके बारे में बता रहा है और चित्र में घटित जो ये प्रदर्शित जो घटना हुआ ये क्या बता रहा है वो पूछा गया। तो देखो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि इस तरह का एक चित्र बताता होगा कि अमीबा का फोटो बनाओ। तो अमीबा, ये अमीबा है। अमीबा जो है टूटता है, समझो जरा सा, टूटा वो 2 भाग में, 2 भागों में कुछ इस तरह से टूटा, इसमें भी केंद्रक आ जाता है, इसमें भी केंद्रक आ जाता है। फिर ये वो जो है ये भी 2 भाग में टूटता है। हर अमीबा जो है अपने आप में 2-2 भाग में टूटते रहता है। ये भी टूट गया, फिर इसके आगे 2 भाग में ये टूटेगा, इसके आगे जो होगा ये 2-2 भाग में टूटेगा। यानी कि अमीबा अपना जो है बार बार टूट के जो है अपना नया परजीव बनाता है। तो उसके बारे में बताया गया। तो लिखा गया है चित्र
में अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि को दिखाया गया। आपको पता होना चाहिए लैंगिक और लैंगिक दो तरह की जनन होती है। और लैंगिक जनन जिसमें जो है बिना जो है दो जैसे कि मादा और पुरुष, महिला और पुरुष दो मिलके जो है जब जन्म देते हैं तो लैंगिक जनन कहते हैं, दोनों का लिंग जब संलयन होता है। और लैंगिक जनन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही जो है अपना जन्म दे देता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि चित्र अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि को दिखाया गया है, जो जनन की विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विखंडन विधि। विखंडन यानी कि टूटना। देखो एक से बना दो, दो से फिर दो, फिर दो से दो, हर दो से दो बनता है, तो इसको विखंडन विधि द्वारा होता है। तो बस इतना लिखना है, चित्र में अमीबा में, या फिर नहीं भी जानते हैं तो लिखना चित्र में अमीबा की जनन की विधि को दिखाया अलैंगिक जनन की, इसे विखंडन विधि द्वारा इसमें जनन होता है। अब वो बोलता है चित्र किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो लिखा है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है। देखिए ये इसका विभाजन होगा। समसूत्र विधि द्वारा समान गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर जमा हो जाते हैं। देखो इसमें भी दो, एक ध्रुव, इसमें भी एक ध्रुव जमा हो गया। प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर धंसती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो धीरे धीरे धंस जाती है। एक कोशिका तो भाग में बढ़ जाती है, सॉरी दो भाग में, यहाँ दो भाग में बंट जाती है। एक कोशिका दो भाग में बढ़ जाती है। इस प्रकार पूरी अमीबा का निर्माण होता है, ठीक है। अम्बा लिखा गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अमीबा का निर्माण होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अमीबा केंद्रक दो भाग में बढ़ता है, दो भाग में से दोनों में जो है ध्रुव पाया जाता है, फिर वो दो भाग में बढ़ता है और इस तरह से नया अमीबा का निर्माण होते रहता है, ठीक है। अगला 9वां नंबर सवाल देखें। ये सवाल है प्रतिरोध वाले सवाल। प्रतिरोध वाले सवाल प्यारे बच्चों, कहने का मतलब इसमें प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। आपको दो पता है, एक तो श्रेणी क्रम से संबंधित और एक पार्श्व क्रम से संबंधित सवाल पूछता है, ठीक है। पार्श्व क्रम से संबंधित, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम से संबंधित जो सवाल पूछेगा, एक तो हम बताएंगे इंपॉर्टेंट पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, वो 5 मार्क्स के लिए है। और ये जो है 3 मार्क्स में पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम संयोजन का न्यूमेरिकल मैथ वाला सवाल है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैथ से डरना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सवाल है। एक सवाल कर लोगे तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखो हर साल पूछता है, भले पूछने का जो है डाटा चेंज होगा, यानी कि 2 की जगह 3 हो सकता है। बोला गया है यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह से हुआ है सवाल। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजन करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 हो, और दूसरा बोला है कुल प्रतिरोध 1 हो। देखो दो तरह का पूछा है, एक तो 11 होना चाहिए, कैसे जोड़ें कि 11 हो जाए, और कैसे जोड़ें कि 1 हो जाए। तो देखो आपको ध्यान रखा, बड़ा वैल्यू श्रेणी क्रम में होता है। बड़ा वैल्यू कैसे होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ने से। और छोटा वैल्यू पार्श्व क्रम में होगा, इतना आपको याद रखना। बड़ा वैल्यू श्रेणी क्रम से, छोटा वैल्यू पार्श्व क्रम से होगा। अब जोड़ना कैसे है हम यहाँ आपको दिखाते हैं। उससे पहले देख लो कब पूछा, 2022, 2016, 2017, 2018 और मॉडल सेट 2022 में दे रखा था। तो इतना बार पूछा गया। मैं आपको फिर बता दूं कि 2 की जगह 4 ओम हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। लेकिन सवाल ऐसा ही पूछेगा, जहां बड़ा वैल्यू होगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, छोटा वैल्यू होगा उसको पार्श्व क्रम में जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे ये देखो आंसर में लिखना है जो भी दिया गया, जैसे 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया, एक को R1 में लिख लेना, R1 2 ओम, दूसरा वाला R2 3 ओम और तीसरा वाला R3 6 ओम। चौथा अगर आता तो R4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना है सबको? श्रेणी क्रम में R बराबर क्या लिखना? R यानी कि प्रतिरोध हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देख लो यहाँ पे R ये हो गया श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधा सीधा इसको जोड़ देना, 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6, 2 3 कितना हुआ? 5 6 11। तो श्रेणी क्रम संयोजन से कुल प्रतिरोध R जो निकला कितना निकला? 11। तो श्रेणी क्रम में जुड़ गया, 11 हो गया आंसर, आसान था। अब एक है पार्श्व क्रम में, जिसको समांतर क्रम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्श्व क्रम इसको समांतर क्रम कहते हैं। इसमें कैसे निकलेगा? इसमें R ना निकल के मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, R ना निकल के 1/R पहले निकलता है, बाद में फिर R निकलता है। देखो कैसे, 1/R यहाँ पे लिखा गया। 1/R बराबर क्या हो जाएगा? जैसे R बराबर हुआ R1 + R2 + R3, वैसे 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे ही करना है, अपने मन से नहीं करना कि हम R1 R2 R3 लिखेंगे, ठीक है। 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। अब मान दे देना, 1 के जगह 1, R1 के जगह कितना है सर? 2 है, R2 के जगह कितना है? 3 है, और R3 के जगह कितना है? 6 है। उनको आप लिख देना। और आपको बचपन से ही आप ये तो पढ़े होंगे, लॉस निकालना, इसका लॉस 6 हो गया। भिन्न का जोड़ सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आया 6/6 ओम। 6/6 को सॉल्व कीजिएगा, 1 ओम आया। कितना आया? 1 ओम। तो ये तो आसान था 1 ओम वाला। अब सवाल में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, जब 1/R आप निकालोगे तो आ गया, मान के चलो 7/18। कितना आ गया?
7/18, यहाँ पे 6/6 आ गया, इसलिए 1 ओम डायरेक्ट R आपका निकल गया। लेकिन आंसर अगर 1/R बराबर 7/18 आ जाता तो 1/R का तो वो वैल्यू नहीं पूछा, वो वैल्यू किसका पूछा, R का पूछता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, पलट देना है, R का वैल्यू लिखना है। तो R कहाँ चल जाएगा, ऊपर। समझो जरा सा, हम लोगों को 1/R का तो नहीं पूछा, R का पूछा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R ऊपर चल गया तो 1 नीचे आ गया, तो नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। 7/18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18/7। इधर इसको पलटा दिया तो इसको भी इधर पलट देना, 18/7 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, जब भी ऐसा सवाल है तो पलटाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज के अंतिम क्वेश्चन होगा। बोला गया है मेंडल ने, किसने, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का ही चयन क्यों किया। इंपॉर्टेंट 2025 के लिए, यहाँ 24 लिखा गया, ठीक है। मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उसने पूछा कि मटर का ही पौधा का चयन क्यों किया। तो देखो यहाँ पे हम लोग चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे हम तो दिखते हैं आंसर क्या लिखा है, मेंडल ने क्यों मटर का पौधा का चयन किया था। लिखा गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। मेंडल ने इसलिए क्यों किया, क्योंकि आसानी से मटर का पौधा उपलब्ध हो जाता था। यह 1 साल में कई बार लगाया जा सकता था, ठीक है, 1 साल में कई बार इसको लगा सकते हैं, तथा इनके पुष्प आकार जो है बड़े होते थे। अब देखो पुष्प का आकार, फूल का आकार बड़ा होगा तो इसमें जो है प्रक्रिया करने में, जो परागण की प्रक्रिया, वो आसानी होगा और अधिक परागण क्षमता वाला होता था। इसमें परागण क्या होते थे, ज़्यादा, और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। इसलिए मेंडल ने किसका प्रयोग किया, मटर का। तो क्या लिखना है कि ये मटर का पौधा इसलिए चयन किया गया कि मटर का पौधा आसानी से मिल जाता था, साल में कई बार लगाया जा सकता, इनके पुष्प के आकार बड़े थे और अधिक परागण वाला क्षमता था, इसलिए इसका अध्ययन करना क्या था, अत्यधिक सरल था, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने 10 क्वेश्चन को देख लिया, जो आपके लिए परीक्षा के लिए 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, ये हमारा साइंस का दूसरा वीडियो है सब्जेक्टिव का। पहले वीडियो में हमने 10 सब्जेक्टिव और इस वीडियो में भी हम लोग 10 सब्जेक्टिव, कुल 20 सब्जेक्टिव दे चुके हैं, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को देखेंगे। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि जो प्रश्न हम करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से उसको जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। अगर आप जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ प्यारे बच्चों घंटी के इस बटन को दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, जैक रैंकर्स का एक वेबसाइट भी है www.jackrankers.com। वहाँ पर आपको झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। हालांकि इसका लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही झारखंड बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो वो आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे उनका भी लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करें, उससे पहले आपको एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड इस बार एग्जाम आपका जो है फरवरी में ही लेने वाला है, तो आपको उस हिसाब से अभी से तैयारियां शुरू कर देनी है और लग जानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।